श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका मैं इस्तकबाल करती हूँ। आज हम कक्षा 10 उर्दू की किताब जिसका नाम है नवाए उर्दू के हिस्सा नस्र का पहला सबक अपनी मदद आप का अध्ययन करेंगे, जिसकी मुसन्नफ़ का नाम सर सैयद अहमद खां है। तो सबक को पढ़ने से पहले सर सैयद अहमद खां की सवाइने हयात यानी उनकी जीवनी और उनके अदबी कारनामों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर सैयद अहमद खां, जिन्हें मुस्लिम समाज का मसीहा भी माना जाता है, इनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई। तो यहाँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो इनकी पैदाइश हुई है 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को। इनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी और वालिदा का नाम अजीजुल निसा बेगम था। सर सैयद की वालिदा निहायत मजहबी, खुश सलीका और तालीम याफ्ता खातून थी। सर सैयद की इब्तिदाई तरबियत वालिदा के जेरे साया हुई, यानी जब ये छोटे थे तो इनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद इनकी माँ ने ही इनकी परवरिश का काम किया। उनके बुजुर्ग शाहजहां के अहद में हिंदुस्तान आए और मुग़ल सल्तनत में आला ओहदों पर फाइज हुए। यानी शाहजहां का जब काल था तो इनके जो बुजुर्गान थे वो हिंदुस्तान आए थे और मुग़ल सल्तनत में कई ऊंचे ओहदों पर उन्होंने कई काम किए। 1838 ईस्वी में सर सैयद दिल्ली में सर रिश्तेदारी के ओहदे पर सरकारी मुलाजिम हो गए और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे इस ओहदे से तरक्की करके सदर आमीन के ओहदे तक पहुँचे। बहादुर शाह के दरबार से सर सैयद को आरिफ जंग जवा उद्दौला का खिताब मिला। तो यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन मोस्टली हो जाता है कि बहादुर शाह के दरबार से सर सैयद अहमद खां को कौन सा खिताब दिया गया, तो उस खिताब का नाम है आरिफ जंग जवा उद्दौला। सर सैयद ने 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान का सफ़र किया और वहाँ से लौटकर इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड का सफ़र किया और वहाँ से लौटकर 1870 ईस्वी में रिसाला तहज़ीबुल इखलाक जारी किया। तो यहाँ आपको एक बात बता दी जाए कि इन्होंने इंग्लैंड का जो सफ़र किया था वो वहाँ की जो तालीम थी, तालीम का जायज़ा लेने के लिए किया, क्योंकि वो मुसलमानों की गिरती हालत से बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि और मज़हब की तरह मुसलमान भी तरक्की करें और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ी तालीम से वाबस्ता होना ज़रूरी समझा। इसीलिए वो पहले इंग्लैंड गए और वहाँ का तालीम का इन्होंने पूरा जायज़ा लिया। तो वहाँ से लौटकर सबसे पहले मुसलमानों के लिए इन्होंने जो सबसे पहले काम किया वो है उनका रिसाला तहज़ीबुल इखलाक। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि तहज़ीबुल इखलाक रिसाला किसका है या किसने निकाला था, तो वो है सर सैयद अहमद खां। उन्होंने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। इस सोसाइटी में बहुत सी अहम किताबों का उर्दू में तर्जुमा कराया गया और साइंस पर लेक्चर दिलाए गए। इसी सोसाइटी के ज़ेरे एहतिमाम अखबार साइंटिफिक गज़ट जारी किया गया। गज़ट जहाँ भी शब्द आ जाता है, जहाँ भी ये लफ्ज़ आता है, इसका मतलब अखबार होता है। तो इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की तरफ से जो अखबार निकाला वो है साइंटिफिक गज़ट। सर सैयद ने मुसलमानों की तालीम के लिए 1875 ईस्वी में मदरसातुल उलूम कायम किया, जो 1877 ईस्वी में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हो गया और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। यानी आज जो हमारे सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है
वो एक छोटा सा मदरसा हुआ करता था 1875 में, मदरसातुल उलूम के नाम से जो कायम किया गया, और 1875 के बाद 1877 में ये किसके नाम से बन गया, माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यानी बहुत कम वक्त में इसने बहुत तरक्की की, और तरक्की करते हुए ये सर सैयद अहमद खां के इंतकाल के बाद 1920 में एक यूनिवर्सिटी के रूप में आ गया। सर सैयद अहमद खां एक बुलंद पाया मुसन्नफ, मुफक्कर, मसलह और मुदब्बर थे। यानी बहुत ही एक अच्छे मुसन्नफ, एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छी सलाह देने वाले थे। उन्होंने उर्दू नस्र से तस्नी और मुश्किल पसंदी को दूर किया। तस्नी का मतलब होता है, तस्नी सनत का नाम है, तो इसका मतलब होता है बनावटीपन। यानी जो बनावटीपन है उन्होंने उर्दू नस्र से उसको दूर किया। मुश्किल पसंद यानी मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत कम किया, आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल पर जोर दिया, और आसान आम फहम ज़ुबान में ख़यालात का इजहार किया। इसी वजह से उन्हें जदीद उर्दू नस्र का बानी समझा जाता है। तो यहाँ देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया कि जदीद उर्दू नस्र का बानी किसे कहा जाता है, या जदीद उर्दू नस्र का बाबा आदम किसे कहा जाता है। तो वो कौन है, सर सैयद अहमद खां। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सर सैयद ने आसारुल सनादीद, तारीख सरकसी बिजनौर, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया वगैरह तसानीफ लिखी है। तसानीफ का मतलब मशहूर जो उनकी किताबें हैं वो इन्होंने कौन कौन सी लिखी है, आसारुल सनादीद, तारीख सरकसी बिजनौर, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया। खुतबात अहमदिया हज़रत मोहम्मद साहब की सवाइने हयात के ऊपर लिखी गई किताब है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते रहे हैं, इनकी मशहूर किताबों के नाम भी आपको याद रखने हैं। मजमून अपनी मदद आप, सर सैयद का बहुत मशहूर मजमून है। इस मजमून में सर सैयद ने समझाने की कोशिश की है कि एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है, और जब ये बहुत से शख्सों में पाया जाए तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। यानी एक आदमी में अपनी मदद आप करने का जज्बा होना चाहिए। अगर वो खुद अपनी मदद करना नहीं जानता है तो खुदा भी उसकी मदद नहीं करता है। तो इस मजमून में इसी सबक का, इस मजमून में सबक का ये पैगाम दिया गया है कि हमें अपनी मदद आप करनी चाहिए। इसके बाद आ जाइए आप अपने सबक पर पढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खां की जो आपकी निसाब में शामिल सबक दिया गया है उसका नाम है अपनी मदद आप। यानी खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। सच भी है, जो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और किस्मत पर भरोसा करते हैं कि कभी तो उनकी किस्मत अच्छी होगी या उनको सारी चीज़ें जो वो चाहते हैं वो मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करना जानते हैं। ये एक निहायत उम्दा और आजमुदा मकबला है। यानी एक मकबला का मतलब क्या होता है, मकबला का मतलब होता है एक कहावत, यानी बहुत ही मशहूर कहावत रही है। इस छोटे से फिक्रा में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजुर्बा जमा है। यानी जो ये फ़िक्रा दिया गया है, खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। तो इसमें निहायत ही एक बहुत अच्छा पैगाम छुपा हुआ है। एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है, और जबकि ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जाए तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। सही भी है कि अगर एक शख्स अपनी मदद आप करता है तो दूसरे शख्स उससे मुतवज्जा होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, और फिर वो भी अगर अपनी मदद आप करना सीख जाते हैं तो यही क्या बन जाती है, कौमी तरक्की, कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ बन जाती है। यानी उस कौम, उस समाज के लिए भी एक अच्छा पैगाम मान लिया जाता है उसको। जैसा कि किसी शख्स के लिए या किसी गिरोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में या उस गिरोह में से कोई शख्स जो जोश अपने आप मदद करने का कम हो जाता है और ज़रूरत अपने आप मदद करने की उसके दिल से मिटती जाती है। यानी अगर कोई और किसी शख्स की मदद करता है तो धीरे धीरे वो शख्स उस पर पूरी तरीके से
کیا ہو جاتا ہے، ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، اور وہ خود پھر کچھ نہیں کر پاتا ہے، اور اس کے اندر جو تھوڑا بہت جوش ہوتا ہے اپنی مدد آپ کرنے کا وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت، جو اصلی چمک دمک انسان کی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے غیرت کی ہوتی ہے، تو وہ اصلی چمک دمک انسان کی ہوتی ہے، آج خود جاتی رہتی ہے دوسروں پر۔ جب انسان دوسروں پر ہو جاتا ہے ڈیپینڈ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی غیرت خود بخود چلی جاتی ہے، وہ بے شرم بن جاتا ہے۔ اور جب کہ قوم کا یہ حال، تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں جلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے، یعنی دوسری جو قومیں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ جن میں رہتا ہے، تو ان قوموں کے آگے وہ قوم جس میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ مٹ جاتا ہے، وہ کیسی مانی جاتی ہے، جلیل، بے غیرت اور بے عزت۔ آدمی جس قدر کی دوسروں پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کرے، یہ امربد یہی لابدی ہے کہ وہ اس قدر روے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اے میرے ہم وطن بھائیوں، کیا تمہارا یہی حال ہے؟ یعنی سر سید احمد خان نے کتنا اچھا پیغام دیا ہے کہ وہ قوم جو دوسروں پر ہمیشہ ٹکی رہتی ہے، دوسروں کی مدد پر آشرت رہتی ہے، ڈیپینڈ رہتی ہے، تو دھیرے دھیرے اس کے اندر کی غیرت مٹ جاتی ہے اور دوسروں کے سامنے وہ جلیل بے غیرت بن جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ قوم دھیرے دھیرے دوسرے شخص بھی ان کی مدد کرنا بند کر دیتے ہیں، یعنی وہ بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے اپنے ہم وطن بھائیوں سے بولا ہے کہ اے میرے ہم وطن بھائیوں، کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ یعنی اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ کیا تمہارے اندر بھی نہیں ہے؟ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے موافق اس کے قانون اور اس کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ نیچر ایک پرکرتی کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جیسا مجموعہ، یعنی جس طریقے سے قوم کا چال چلن ہوتا ہے، جس طریقے کی قوم ہوتی ہے، تو ویسے ہی کیا ہوتی ہے، اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کا قانون ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی قوم جاگرک نہیں ہے، اپنے حق کے لیے لڑنے والی نہیں ہے، تو اس کی گورنمنٹ بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے، یعنی ان کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کا صرف شوشن ہی کرتی ہے۔ جس طرح کے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل پہ خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پروری ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے، پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ کیا بتایا گیا ہے کہ اگر عمدہ رعایا ہوگی، یعنی پرجا اچھی ہوگی، اپنے حق کے لیے لڑنے والی ہوگی اور دوسروں کی بھلائی کا کام کرنے والی ہوگی، تو ویسے ہی وہاں کا بادشاہ ہوگا، وہاں کی حکومت ہوگی۔ اور اگر وہاں کی جو قوم ہے وہ صرف آرام پسند ہوگی، بے غیرت ہوگی، بے عزت ہوگی اور ترقی یافتہ نہیں ہوگی، تو ویسے ہی وہاں کی اکھڑ حکومت ہوگی۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلیت و نسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ یہ بات یہاں پر بہت اچھی کہی ہے سر سید احمد خان نے کہ قومی شخصی حالتوں کا مجموعہ، قوم کیا ہے، شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب کیا ہوتی ہے، یعنی اس کی سنسکرتی کو اگر ہم دیکھیں تو در حقیقت ایک اچھی قوم وہی مانی جاتی ہے جو مرد و عورت اور بچوں کی شخصی ترقی پر دھیان دے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی عزت، یعنی قومی ترقی، یہاں کوشچن یہ بن جاتا ہے کہ قومی ترقی کس کا مجموعہ ہے، تو قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی، اور اس طرح قومی تنزیل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا یہاں دونوں میں فرق سمجھو۔ قومی ترقی یعنی ایک قوم کی ترقی کب ہو سکتی ہے، جب اس میں شخصی عزت ہو، شخصی ایمانداری ہو اور شخصی ہمدردی، اور اسی طریقے سے ایک قوم اپنے
पिछड़ने का काम कब करती है, यानी कौम, पिछड़ी हुई कौम का मजमूआ क्या है, शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयाँ। तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। कौमी तरक्की किसका मजमूआ है या कौमी तंजील का मजमूआ क्या है। ना तहजीबी व बदचलनी, जो इखलाकी व तमद्दुनी या बाहमी मुआसरत की, मुआसरत का मतलब क्या होता है, समाज की बदियों में शुमार होता है, बदियों यानी उसकी बुराइयों में शुमार होती है। दर हकीकत वो खुद उस शख्स की आवारा ज़िंदगी का नतीजा है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से उन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें, यानी अपनी कोशिशों से, अपनी अच्छी कोशिशों से उन बुराइयों को अगर हम जड़ से उखाड़ डालना चाहते हैं तो नेस्त नाबूद कर दें, तो ये बुराइयाँ किसी और नई सूरत में उससे भी ज़्यादा ज़ोर शोर से पैदा हो जाएगी। जब तक शख्सी ज़िंदगी, शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की ना दी जाए, यानी कितने भी हम कोशिश कर लें, जब तक शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की ना दी जाए तो ये बुराइयां दूर नहीं हो सकती हैं। ए मेरे अजीज हम वतनों, यानी ये मेरे प्यारे हम वतनों, अगर ये राय सही है तो उसका ये नतीजा है कि कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर ख्वाही करो। गौर करो कि तुम्हारी कौम की शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन किस तरह उम्दा होता कि तुम भी एक मुअज़्ज़िज़ कौम हो। क्या जो तरीका तालीम में तरबियत का, बातचीत का, वज़ा व लिबास का, सैर सपाटे का, सगल अज़गाल का और तुम्हारी औलाद के लिए उससे उनकी शख्सी चाल चलन, इखलाक व आदात, नेकी व सच्चाई में तरक्की हो सकती है। हासा ए कुल्ला। तो यहाँ पर बोला गया है कि मेरे अजीज वतनों, क्या खुद सोचो अपनी तरक्की के बारे में कि आपकी तरक्की किस तरीके से हो सकती है। तो तरक्की करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, तालीम में तरबियत, यानी एक अच्छी कौम वही मानी जाती है जिसमें तालीम में तरबियत ज़्यादा हो। बड़ा सच्चा मसला निहायत मजबूत जिससे दुनिया की मुअज़्ज़िज़ कौमों ने इज्जत पाई है वो अपनी मदद आप करना है। यानी अगर किसी कौम की तरक्की की बात की जाए तो सबसे बड़ी कौम की तरक्की करने की जो बात है तो वो क्या है, निहायत मजबूत जिससे दुनिया की मुअज़्ज़िज़ कौमों ने इज्जत पाई है, तो वो क्या है, अपनी मदद आप करने का जज्बा है। जिस वक्त लोग उसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लावेंगे तो फिर खुसरे को ढूंढना भूल जाएंगे। औरों पर भरोसा, अपनी मदद आप, ये दोनों उसूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। यानी दूसरों पर भरोसा करना और एक खुद अपनी मदद आप करना, ये दोनों उसूल क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है, यानी एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है, पहला खुद इंसान को, यानी जो पिछला वक्त है वो क्या करता है, अगर कोई पिछले वक्त में रहता है तो वो इंसान की बदियों को बर्बाद करता है और पहला खुद इंसान को। हर रोज़ के तजुर्बे से बात मालूम होती है कि शख्सी चाल चलन में ये कुव्वत है कि दूसरों की ज़िंदगी और बर्ताव और चाल चलन पर निहायत कवी असर पैदा करता है। हकीकत में यह एक उम्दा तालीम है और जब हम इस अमली तालीम का इल्मी तालीम से मुकाबला करें तो मकतब मदरसे से मदरसातुल उलूम की तालीम इस अमली तालीम की इब्तिदाई तालीम मालूम होती है। ज़िंदगी के इल्म का, यानी ज़िंदगी के बर्ताव के काम का, जिसको अंग्रेजी में लाइफ एजुकेशन कहते हैं, इंसान पर, कौम पर बहुत ज़्यादा असर होता है। मकतब यानी एक इंसान को सुधारने का काम क्या करती है, उसकी ज़िंदगी ही करती है, यानी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रभाव उस पर पड़ता है। मकतब मदरसा में मदरसातुल उलूम का इल्म ताक में या सिंदूक में, अलमारी में, किसी बड़े मकतब खाने में रखा हुआ होता है। यानी जो भी हम तालीम ज़िंदगी भर हासिल करते हैं मकतब मदरसों में या मदरसातुल उलूम में, तो वो तालीम एक जगह रखी रह जाती है, मगर ज़िंदगी के बर्ताव का इल्म हर वक्त दोस्त से मिलने में, घर के रहने सहने में, शहर की गलियों में फिरने में, सर्राफे की दुकान में, हल जोतने में, कपड़ा बुनने के कारखानों में, कुलों से काम करने के कारखाने में अपने साथ होता है और फिर बेसिखाने और बेसागिर्द किए लोगों में सिर्फ उसके बर्ताव से फैलता जाता है। यानी यहाँ पर कोई सागिर्द या उस्ताद नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे को देखकर सीखा जाता है, अपनी ज़िंदगी से सीखता है इंसान। ये पिछला इल्म वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। इस पिछले इल्म से अमल, चाल चलन, तालीम, नफसी कस्ती,
शख्सी खूबी, कौमी मजबूती, कौमी इज्जत हासिल होती है। यही पिछला इल्म वो इल्म है जो इंसान को अपने फ़राइज़ अदा करने और दूसरों के हुकूक महफूज रखने और ज़िंदगी की कारोबार करने और अपनी आफियत को संभालने के लायक बना देता है। इस तालीम को आदमी सिर्फ किताबों से नहीं सीख सकता और ना ये तालीम किसी दर्जे की इल्मी तहसील से हासिल होती है, यानी ये तालीम खुद ब खुद हर इंसान सीखता है। लॉर्ड बेकन का निहायत उम्दा कौल, एक बहुत अच्छे मुसन्नफ़ रहे हैं लॉर्ड बेकन, तो उन्होंने निहायत उम्दा कौल कहा है, यानी एक निहायत उम्दा बात कही है कि इल्म से अमल नहीं आ जाता, इल्म को अमल में लाना इल्म से बाहर और इल्म से बढ़तर है और मुसाइदा आदमी की ज़िंदगी को दुरुस्त और उसके इल्म को बाअमल यानी उसके बर्ताव में कर देता है। इल्म की बानस्बत अमल और सवाइने उम्री की बानस्बत उम्दा चाल चलन आदमी को ज़्यादातर मुअज़्ज़िज़ और काबिल अदब बनाता है, मुअज़्ज़िज़ यानी इज्जतदार बनाता है। क्या यही वजह है जो मदरसातुल उलूम मुसलमानान के बानियों ने यह तजवीज़ की है कि मुसलमानों के लड़के घरों से और बद सोबतों से अलहदा मदरसातुल उलूम में आलिमों और असराफों और तरबियत याफ्ता लोगों की सोबत में रखे जामें। तो इस तरीके से इस सबक में अपनी मदद आप करने का सबक दिया, एक पैगाम दिया गया है। तो हमारे अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि हम अपनी मदद आप करना जानें, सीखें और दूसरों की भी मदद करें, क्योंकि वो बात यहाँ पर दोबारा आ जाती है कि खुदा भी उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इस तरीके से आपने आज सर सैयद अहमद खां का सबक अपनी मदद आप का जायज़ा लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसमें आपको समझने में कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।